Hello students, today it is our second lecture on polity. In this lecture we will discuss about the topic of Constituent Assembly, historical background of Constituent Assembly, members of Constituent Assembly, construction of Constituent Assembly. ठीक है, now let's begin our session. First of all we will discuss about the historical background of this Constituent Assembly. तो जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए थे. क्या आए थे? एज अ ट्रेडर्स इंडिया में आए थे. कब आए थे? 1600 AD में ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए थे एंड देन दे गॉट दीवानी राइट्स. उसके बाद क्या हुआ? उनको दीवानी राइट्स मिलते हैं. दीवानी राइट्स कहाँ मिलते हैं? बंगाल मिलते हैं, बिहार मिलते हैं और उड़ीसा में मिलते हैं उनको दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स क्या थे? दीवानी राइट्स क्या थे? राइट्स ओवर रेवेन्यू कलेक्शन, राइट्स ओवर रेवेन्यू कलेक्शन एंड राइट्स ओवर सिविल जस्टिस. ठीक है, ये उनको राइट्स मिल जाते हैं. दीवानी राइट्स कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा. ये दीवानी राइट्स मिलने के बाद उनकी जो इमर्जेंस होती है इंडिया में, वो एक टेरिटोरियल पावर की तरह इमर्ज करते हैं इंडिया में. ठीक है, टेरिटोरियल पावर की तरह वो इंडिया में इमर्ज करते हैं. कब? दीवानी राइट्स मिलने के बाद. उसके बाद दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते थे. ये जो छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते थे इन रिवोल्ट्स की जो खुंदक थी, ये सभी खुंदक जो छोटी छोटी खुंदक थी एक बड़ी खुंदक में तब्दील हो जाती है. कब हो जाती है? 1858 में ये बहुत बड़ी खुंदक जो है वो बढ़ जाती है. एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो जाता है. मंगल पांडे वाली मूवी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, 1858 का रिवॉल्ट हो जाता है. 1858 का जो रिवॉल्ट था उसका इमीडिएट काज क्या था? उसका इमीडिएट काज ये था कि जो एनफील्ड कंपनी थी ब्रिटिश की, वो एक गन बनाती थी जिसका नाम था एनफील्ड गन थी वो. और इस गन में जो बुलेट यूज होती थी इस गन में, उस बुलेट में फैट का यूज किया जाता था. फैट किसका यूज किया था? फैट यूज किया जाता था पिग का और कौ का यूज किया जाता था. विच हर्ट्स द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. दिस यूजेज of fats of pig and cow in the Enfield rifle, the bullet of Enfield rifle, it will hurt the religious sentiments of both Hindus and Muslims. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? रिवॉल्ट हो जाता है. दिस इज द इमीडिएट काज की जिसने आग भड़काई. ठीक है, आग भड़काने वाला काज जो था वो यही था. हाँ, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं और अंत में जाके 1947 में आज़ादी मिल जाती है. ठीक है, क्या हो जाता है? आज़ादी मिल जाती है. तो आज़ादी मिलने के पहले बहुत सारे एक्ट्स लाए थे ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे लॉज कानून पास किए थे. उन सभी लॉज और कानून का आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन पॉलिटी पे बहुत सारा इफेक्ट दिखता है. ठीक है, उन सारे लॉज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी पे आपको इफेक्ट दिखेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं ले लूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, ये तो बहुत सारा यूज़ किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बर्थ होता है, वो जनरेट होता है, वो बनता है. किसके द्वारा बनता है? CA के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. और यही हम कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसीलिए बैकग्राउंड बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है ताकि जो टॉपिक है उसमें कंटिन्यूटी आती रहे. ठीक है, सो वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल्स. ठीक है, इंडियन पॉलिटी के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज कानून ऐसे लिए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके हमने उनको जो हमारे लिए फिट बैठते थे वो हमने कहाँ से लिए गए हैं? वेरियस एक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द ब्रिटिश, जब वो इंडिया में थे, जो उन्होंने पास किए उसमें से हमने वो उठाए हैं. ठीक है, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ कंपनी रूल. जो कंपनी रूल का टाइम पीरियड है वो 1773 से 1858 तक है. और जो क्राउन का रूल है वो 1858 से लेके आगे 1947 तक है, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती. ठीक है, जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक हमारे ऊपर किसका रूल रहता है? क्राउन का रूल रहता है, ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल रहता है. लेकिन दिस इज एन ऑफिशियल डाटा. ठीक है, लेकिन इसका एक अनऑफिशियल डाटा भी है. अनऑफिशियल डाटा ये है कि 1858 में जो क्राउन रूल डायरेक्ट लेता है वो एक ऑफिशियली लेता है, लेकिन अनऑफिशियली वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है वो अपना रूल जो है इंडिया पे कर रहा होता है. ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होते हैं उनको जो ब्रिटेन जो है वहाँ से बैठे बैठे, लंदन में बैठे बैठे कंट्रोल करता है. और लेकिन जब 1858 की म्यूटिनी हो जाती है तो 1858 की म्यूटिनी के बाद
ब्रिटेन क्या करता है कि ऑफिशियली डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लेता है। तो देयर वर सर्टेन एक्ट्स जो थे, ठीक है, वो कंपनी के टाइम भी आए थे, ठीक है, कंपनी के टाइम भी आए थे और क्राउन रूल के टाइम भी आए थे, ठीक है, कंपनी के टाइम भी आए थे और क्राउन रूल के टाइम भी कुछ एक्ट्स जो थे वो आए थे। इन एक्ट्स के जो फीचर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए और ये जो एक्ट्स हैं ये क्रोनोलॉजिकली भी आपको याद होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकली भी ये आपको याद होने चाहिए एक्ट्स, और इनके फीचर्स भी याद होने चाहिए। तो क्रोनोलॉजिकली ये एक्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में आया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट्स आए थे। चार्टर एक्ट्स आपको पूरे याद होने चाहिए, 20-20 साल के गैप में आए थे। कब आए थे ये? सबसे पहले आया था 1793 में, उसके बाद 1813 में, उसके बाद 1833 में, उसके बाद 1853 में आया था चार्टर एक्ट, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ 1793 एक्ट इज चार्टर एक्ट इज, इस टाइम क्या हुआ, कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में कल्चरल सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे ब्रिटेन में, जिसकी वजह से कंपनी वांट्स मार्केट, कंपनी को क्या चाहिए थी? मार्केट। और आप देखिएगा कि 1813 का जो एक्ट आया, इसमें कंपनी ने अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कंपनी ने अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया, इसमें इंडिया की स्टेट्स को अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया 1813 में। 1793 में वहाँ पे कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन क्या करता है? ब्रिटेन को मार्केट चाहिए होती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है 1793 के बाद 1830 में कंपनी क्या करती है? मार्केट के चक्कर में एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट टुक प्लेस आफ्टर 1813। चार्टर एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आता है? चार्टर एक्ट के बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858। 1858 के बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन से आते हैं? 1861 का आता है, 1892 का आता है और 1909 का आता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 का, ठीक है। फिर 1935 का, और उसके बाद हो जाता है हमारा देश आज़ाद 1947 में। 1947 क्या होता है? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1947 में क्या होता है? भारत देश जो है हमारा वो आज़ाद हो जाता है, भारत जो है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या चाहिए था हमें? इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या चाहिए थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी, कोई बनाने वाला भी तो चाहिए था उसको, और वही हमारा जो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी को हम अभी पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नो वी विल जंप टू द कैबिनेट मिशन प्लान, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको भी हम देख लेते हैं। नाउ कैबिनेट मिशन प्लान इन वर्ल्ड वॉर 2 में, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? जो इंडियंस थे उनकी ज़रूरत पड़ी थी, किसको पड़ी थी ज़रूरत? ब्रिटिशर्स को इंडियन की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी जापानीज़ के द्वारा, ठीक है। ईस्टर्न बॉर्डर्स में म्यांमार वाली साइड, ठीक है, काफ़ी ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब हो गई थी। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, ठीक है, ये मैं कवर नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिसकी वजह से उनको इंडियन की ज़रूरत पड़ी थी, और उन्होंने बिना पूछे, बिना इंडियंस लीडर को पूछे इंडियंस को वॉर में धकेल दिया था, जिसकी वजह से जो इंडियंस लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स से गुस्सा हो गए थे। क्या हो गए थे? ब्रिटिशर्स से गुस्सा हो गए थे कि आपने हमारे लोगों को हमसे बिना पूछे क्यों वॉर में धकेला। तो इसको मनाने के लिए, थोड़ा सा उनकी सहानुभूति लेने के लिए, कांग्रेस वालों की, उनको थोड़ा मनाने के लिए अगस्त ऑफर दिया जाता है। अगस्त ऑफर में क्या होता है? इंडिया के डोमिनियन स्टेटस को, इंडिया के डोमिनियन स्टेटस को जो इंडिया डिमांड कर रहे थे उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्रिप्स मिशन की जो क्रिप्स मिशन होता है वो भी इंडिया की सपोर्ट के लिए होता है, और अगस्त ऑफर जो है
वो भी इंडिया की सपोर्ट के लिए होता है, डोमिनियन जो है वो ऑफर करते हैं, डोमिनियन स्टेटस इंडिया को ऑफर करते हैं, लेकिन बोथ वर रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग, जो दोनों होते हैं वो रिजेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, कांग्रेस जो है उन दोनों को रिजेक्टेड कर देती है। लेकिन फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब प्रपोज किया जाता है? मई 1946 में। कब प्रपोज किया जाता है कैबिनेट मिशन को? मई 1946 में प्रपोज किया जाता है, ठीक है। It was proposed in 1946. According to this provision, election for the membership of Constituent Assembly took place in July 1946. जो इलेक्शन थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, उसकी जो इलेक्शन थी वो कब होंगी? वो होंगी जुलाई 1946 के लिए, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसके 3 मेंबर्स होते हैं, क्या नाम है उनका? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये तीनों आपको मेंबर्स याद रखें। ये डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कौन था, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक होगा, और कौन नहीं था वैसे ही पूछ लेंगे, ठीक है, रिवर्स करके पूछ लेंगे, ठीक है। और इसके जो 3 मेंबर्स हैं ये आपको तीनों की तीनों याद रखने हैं बिल्कुल। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? मई 1946 में। इसने क्या बोला था? इसमें इलेक्शन के लिए बताया था, इसमें जो प्रोविजंस है वो इलेक्शंस के लिए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होगी, कब होगी? जुलाई 1946 में इलेक्शंस होगी, ठीक है। नो, लिसन मी केयरफुली। इन दिस इलेक्शंस कांग्रेस वाज एबल टू कैप्चर 205 सीट्स, ठीक है। जो कांग्रेस ने कितनी सीट्स कैप्चर की थी? 205 सीट्स जो थी वो कांग्रेस को मिली थी। और मुस्लिम लीग के हिस्से कितनी आई थी? उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी? 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग के हिस्से आई थी, ठीक है। दीज इलेक्शंस वर हेल्ड इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज इन ऑल द 11 ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस, जो ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस थे जिसमें ब्रिटिशर्स के गवर्नर बैठते थे, ब्रिटिशर का राज था, उन 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शन हुई थी। एक्चुअली मुस्लिम लीग वाज हेजिटेंट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट लेटर इट ऑन agree to take part in elections. It is said that when final chance of forming the constituent assembly and interim government comes, Muslim League once again decided to get clarification on Pakistan issue. पहले तो वो मान नहीं रहे थे, पहले तो वो हेजिटेट कर रहे थे कि करें ज्वाइन नहीं करें, करें इसमें मेंबरशिप ले नहीं ले, लेकिन फिर उन्होंने सोचा चलो एक बार कैबिनेट मिशन से अपने पाकिस्तान के इशू के ऊपर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन जो था उसने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। किसकी? पाकिस्तान की डिमांड को कैबिनेट मिशन ने बिल्कुल साफ सुथरी में रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो मुस्लिम लीग जो थी वो बौखला गई। उसने बोला कि नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए किसी भी कीमत पर, पाकिस्तान चाहिए किसी भी कीमत पे, अगर नहीं मिलता है तो हम इसके लिए ब्लड शेड करने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। क्या करने के लिए तैयार हैं? ब्लड शेड करने के लिए तैयार है। दिस इज हाउ ऑन 16 अगस्त दिस इज हाउ ऑन 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग गिव द कॉल ऑफ boycott of constituent assembly, interim government, जिन्ना call for direct action. And what was this direct action? ये तो direct action जिन्ना को भी नहीं पता था। जिन्ना जस्ट सिंपली से आई वॉन्ट पाकिस्तान, हमारा इस्लाम जो है वो खतरे में है, कौम खतरे में है, कौम को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, तो हमें जो है वो डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसको भी पता नहीं था और लोगों को भी पता नहीं था, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो यही था। ये जो डायरेक्ट एक्शन था इसके लिए जिन्ना ने कहा क्या था? जिन्ना ने कहा था मुस्लिम शुड कम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड मुस्लिम शुड डिसाइड व्हाट डायरेक्ट एक्शन मीन्स फॉर देम, मतलब कि ब्लड शेड। सडनली पीपल केम ऑन द स्ट्रीट्स, पीपल जो थे वो स्ट्रीट्स पे आ गए, यहाँ पे ब्लड शेड होने लगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो थी उन पे जो था वो कंट्रोल करने लगे लोग, ठीक है। वहाँ की जो सीएम थी उस टाइम की, कलकत्ता की सीएम थी मिस उसका नाम कुछ प्रोनाउंस, ये आप खुद प्रोनाउंस कर लेना, दिस इज सुहरावर्दी, कुछ ऐसा नाम है उनका। इन्होंने जो था पुलिस एक्शन के लिए मना कर दिया था जब ब्लड शेड हो रहा था, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल थी। दे ऑर्डर पुलिस एंड आर्मी नॉन टू इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा डायरेक्ट एक्शन में, ठीक है। शी सेड कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा डायरेक्ट एक्शन की कॉल में, ठीक है, ताकि कम्युनल वायलेंस जो है वो स्टॉप नहीं हो, ठीक है। दिस कम्युनल हॉलोकॉस्ट हैड सम हिडन ब्लेसिंग्स एंड हैंड्स ऑफ मुस्लिम लीग्स which resulted into the violence, death and obstructions and bonfires, rapes etc. all around the city. इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ठीक है, रेप्स हुए, बलात्कार, ये सब हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि अनरेस्ट हुआ।
सोसाइटी को बहुत लॉस हुआ। जो लोग हिंदू मुस्लिम जो थे पहले कलकत्ता में एक साथ रहते थे यूनिटी के साथ, जो लोग हिंदू मुस्लिम कलकत्ता में एक साथ रहते थे यूनिटी के साथ, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे जो थे वो बन चुके थे। तो कहा जाता है कि गांधी जो थे, गांधी ने सोचा कि चलो मैं कुछ करके देखता हूँ। गांधी जी ने किसको, जिन्ना को बुलाया कि चलो भाई साहब मीटिंग कर लेते हैं एक, आप भी मान जाना हम भी मान जाएंगे। गांधी जी ने प्रपोजल क्या रखा, आई विल मेक यू पीएम, हम आपको पीएम बना देंगे, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का आपको पीएम बना देंगे, लेकिन आप जो है इसको डायरेक्ट एक्शन की कॉल को जो है इंटरिम गवर्नमेंट का पीएम बना देंगे, इसको डायरेक्ट एक्शन को जो कॉल को है इसको आप वापस ले लो। लेकिन जिन्ना था, जिन्ना नहीं माने, जिन्ना जो था वो नहीं माना, जिन्ना नहीं माना। और जिन्ना ने क्या बोला, पाकिस्तान ही चाहिए भैया, पाकिस्तान ही चाहिए, बाय हुक और क्रुक वी वांट पाकिस्तान, ठीक है। इट इज सेड दैट जिन्ना वाज ऑफ द ओपिनियन दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। जिन्ना व्यूज वर दैट इस्लाम इज इन डेंजर एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर कौम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बोलता था कि इस्लाम जो है वो डेंजर है और हमें अपनी कौम को बचाना है किसी भी तरह, अंडरस्टैंड। सो एक साइड पर ये ब्लड शेड हो रहा था और एक साइड पे क्या था, जो हमारे पटेल साहब थे, पटेल और नेहरू, एक साइड पे ब्लड शेड हो रहा था और एक साइड पे पटेल और नेहरू जो थे वो ओथ ले चुके थे। कब ले चुके थे, 2 सितंबर 1946 को ये दोनों ओथ ले चुके थे, जब ये ब्लड शेड, एक तरफ ब्लड शेड हो रहा था और एक तरफ ये ओथ ले चुके थे। लेकिन जो हमारा जो जिन्ना साहब थे वो घबरा गए कि ये तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, नेहरू की पॉपुलैरिटी बहुत है, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, नेहरू प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान की डिमांड आगे रखने का। सो ही डिसाइडेड टू कम इनटू द गवर्नमेंट। जो ड्रामा था जिन्ना का, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामा था हिस्ट्री का, ठीक है। दिस ड्रामा ऑफ जिन्ना वाज द फाइनेस्ट बिगेस्ट ड्रामा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ऐसे अल्टीमेट हिडन मोटिव क्या था ज्वाइन करने का गवर्नमेंट, वो कुछ और ही था। जिन्ना हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड दैट ही विल बी ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट बट वी विल नॉट बी कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। वो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे जरूर लेकिन कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को तंग करेंगे, इतना तंग करेंगे गवर्नमेंट लास्ट में खुद आके बोलेगी कि भैया तुम जाओ और रहो और हम क्या करते हैं और रहते हैं, ठीक है। तो जिन्ना गवर्नमेंट में आ जाता है, ठीक है, और वो फोर्स करके प्रेशराइज करके वाइसराय और जिन्ना के प्रेशर्स थे, एक लियाकत अली खान का नाम का, लियाकत अली खान जो हैं वो क्या बनते हैं, लियाकत अली खान क्या बनते हैं, जिन्ना और वाइसराय की सिफारिश से फाइनेंस मिनिस्टर। क्या बनाया जाता है लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं एक ही घर पे दो लोग रह रहे हैं, एक यहाँ की आइडियोलॉजी का है, दूसरा यहाँ की आइडियोलॉजी का है, क्या वो घर कभी तरक्की करेगा, वो घर कभी भी तरक्की नहीं करेगा। समझ आई बात। लियाकत अली खान की आइडियोलॉजी कुछ और थी और नेहरू की आइडियोलॉजी कुछ और थी, ठीक है। तो ये जो थी कैबिनेट कभी भी चल नहीं सकती थी। तो लियाकत अली खान क्या करते थे कि खुद की अकेले की मीटिंग बुला लेते थे, ठीक है, अपने मुस्लिम लीग के लोगों की अकेले की मीटिंग जो थी बुला लेते थे। अब एक कैबिनेट में जो मीटिंग होती है वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री लेता है, जो कि नेहरू को लेने की अनुमति थी या नेहरू की लेने की जो ड्यूटी थी, ठीक है। लेकिन उसी कैबिनेट में लियाकत अली खान अपनी सेपरेट मीटिंग बुला लेते थे, ठीक है। टॉपिक काफ़ी लंबा चल रहा है पर ये आपको समझना काफ़ी थोड़ा सा ज़रूरी भी है, ठीक है। अलग सी मीटिंग जो थे वो लियाकत अली खान बुला लेते थे, जिसकी वजह से इनके दोनों के बीच में राइवलरी हो गई। और एक दिन क्या होता है कि लेटर लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाइसराय को कि आप देख लीजिए सर ये नहीं हो पा रहा है और दिस इज़ द मोमेंट विच जिन्ना वाज वेटिंग फॉर। और इसी मोमेंट का जो था जिन्ना वेट कर रहा था। जिन्ना वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एज दिस व्हाट Jinnah was looking for this opportunity. He just wanted to provoke Congress to take any single step and that's why he was agreed to join the government in October 1946. ठीक है, वो चाहता था कि गवर्नमेंट बस एक बार बोल दे कि मैं जिन्ना के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसी चीज़ का वो वेट कर रहा था। नो, द सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन इज कि हिंदू मुस्लिम वर फाइटिंग बोथ इनसाइड द काउंसिल, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के अंदर फाइट कर रहे थे, दे वर आल्सो फाइटिंग ऑन द ग्राउंड, कम्युनल राइट्स वर स्टिल गोइंग ऑन, एंड देयर इज वन ओनली सिचुएशन दैट इज ब्रिटिशर्स हु वर सपोज टू गिव जस्टिस टू देम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे, बड़ी बड़ी कौमें जो थी वो लड़ रही थी, तो एक ही बीच में चीज़ आती है कि जस्टिस कौन दिलाएगा, जस्टिस दिलाएंगे ब्रिटिशर्स। और जिन्ना ने ये पहले ही माइंड में डिजाइन कर रखा था कि ऐसा होगा और बाद में ब्रिटिशर्स बीच में आएंगे। सो फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फाइनली डिसाइड किया कि हम इसमें दखलंदाजी करेंगे। ऑन 20 फरवरी 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जंप्ड इन बिटवीन द इश्यूज वेयर वी गोइंग ऑन इंडिया। ठीक है, वो इन इश्यूज में आ जाते हैं, दखलंदाजी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कब, 20 फरवरी 1947 को, जो इंडिया और मुस्लिम के बीच में चल रहे थे। ठीक है, तो फाइनली 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो थे वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं। क्या स्टेटमेंट थी वो, कि जून 30 1948 विल बी द लास्ट डे ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो था जून 30 1948 वो लास्ट डे होगा इंडिया में। दिस डेडलाइन वाज फिक्स्ड बाय क्लीमेंट एटली फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। सो क्या कहता है वो कि 30 जून 1948 अंग्रेज़ों का इंडिया में आखिरी दिन होगा। अगर कांग्रेस और मुस्लिम अपने अपने इश्यूज तब तक सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, तब हम फिर उनकी मर्जी के साथ उन्हें पावर ट्रांसफ़र कर देंगे 30 जून 1948 तक। लेकिन अगर वो दोनों अपने इश्यूज सॉल्व नहीं कर पाते तो हम किसी भी प्रोविंस की गवर्नमेंट को, किसी भी प्रिंसली स्टेट को सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर देंगे और सभी प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स को अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाने की पावर दे देंगे 30 जून 1948 तक, और उसके बाद हम इंडिया में नहीं रहेंगे। ये कहना था क्लीमेंट एटली का। लेकिन फिर यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अगर 30 जून 1948 आखिरी तिथि थी तो ये फिर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी क्यों मिली। प्रधानमंत्री डिसाइड कर रहा है कि तब मिलेगी आज़ादी 1948 को, तो 1947 को आज़ादी क्यों मिल गई। तो क्वेश्चन अराइज होता ना यहाँ पे, क्यों मिल गई। दिस इज बिकॉज ऑन 15 अगस्त 1945 जापानीज सरेंडर इन पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। जापानीज ने क्या किया था वर्ल्ड वार टू में, जापानीज सरेंडर टू ब्रिटिशर्स इन पैसिफिक ओशन, इन पैसिफिक ओशन में जापानीज ने सरेंडर किया था। और जो नेवल कमांडर था वो कौन था, माउंटबेटन, जो कि हमारा उस टाइम, ठीक है, लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो था वो उस टाइम नेवल कमांडर था, जो कि हमारा वाइसराय भी था उस टाइम का। तो उसने इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, ठीक है, वो चाहता था कि हिज नेम एंड दिस डेट एंड हिज स्टोरी ऑफ विक्ट्री इन वर्ल्ड वार टू विल बी रिमेंबर फॉर द सेंचुरीज इन फ्यूचर। What could be the better than granted freedom, independence or dominion status to the India, and on this day, because he was sure that India will remember this date for centuries, and along with India, whole world will remember this big day when 300-year-old colonial rule will come to an end। कि इस डेट को जो है वो याद रखी जाएगी, ये डेट कि मैंने या हमने इंडिपेंडेंस दी थी और मैं लास्ट वाइसराय था। मतलब अपने दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए कि कोई भूलेगा नहीं, इंडियंस बहुत देर तक नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। नो यू कैन इमेजिन दैट हाउ श्रूड ही वाज, ठीक है, कितना श्रूड था ये बता, कि अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, अपने आप को फेमस करवाने के लिए उसने डेट एडवांस कर दी, ठीक है ना। 30 जून 1948 से उसने जून जो डेट थी वो एडवांस कर दी 1947 तक, ठीक है। हो सकता अगर ये डेट एडवांस नहीं करता, वही डेट रहने देता, तो पार्टीशन होता ही ना, ठीक है ना, पार्टीशन होता ही ना, ठीक है। जस्ट फॉर हिज ओन सेक उसने क्या किया, ये जो डेट थी ये ट्रांसफर कर दी, ठीक है, एडवांस कर दी। थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, हो सकती थी थिंग्स बेटर हो सकती थी इफ दे वुड हैव बीन हैपेंड विद टाइम। इट माइट बी पॉसिबल टू हैव द सम काइंड ऑफ सेटलमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम्स लीग, ठीक है, कुछ सेटलमेंट हो सकती थी हिंदू मुस्लिम के बीच में। अगर नहीं भी होती तब भी जो ट्रांजिशन पीरियड था फॉर एवरीवन, दोनों बढ़ जाते, इंडिया पाकिस्तान बन जाता, लेकिन वो शांति से होती, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा कैबिनेट मिशन प्लान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इलेक्शन हुई, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी, ठीक है। नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट वाज अ बॉडी विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो बॉडी थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा प्रपोज किया गया था कि जो सीए होगी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो बनाएगी, ठीक है। और द आइडिया ऑफ सीए वाज गिवन बाय एम एन रॉय इन 1934। 1934 में एम एन रॉय ने किसका आइडिया दिया था? इसका आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। बट ऑफिशियली सीए वाज डिमांडेड इन 1935। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली डिमांड किया था। और नेहरू ने क्या बोला था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूंट बनाएगी वो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनाएगी। मतलब हमारा जो भी मन होगा हम उस लॉ को रखेंगे और जो भी मन होगा उस लॉ को हम बाहर निकाल देंगे। हमारी कंट्री के हिसाब से जो लॉ फिट बैठेगा उसी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे, बाकी किसी भी लॉ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस कमिटीज। वेरियस कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की, जिनका काम था लुक इनटू ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट। इसको एक स्पेसिफिक चीज़ देखनी थी, इसको स्पेसिफिकली कोई चीज़ देखनी थी, इसको स्पेसिफिकली कोई डिपार्टमेंट, इन सभी कमेटीज़ को अलग अलग चीज़ जो थी वो स्पेसिफिकली देखनी थी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी। रिपोर्ट्स फर्स्ट ड्राफ्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ड्राफ्टिंग कमेटी। इन सब ने अपनी रिपोर्ट्स दी और इनकी जो सभी की रिपोर्ट्स थी उसको क्या किया गया? ड्राफ्ट किया गया। किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा इनकी सभी की रिपोर्ट्स को क्या किया गया? ड्राफ्ट किया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था ये आपको पता होना चाहिए, अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, ठीक है। बी आर अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। सो देयर वर 13 मेजर कमेटीज ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड ऑन, इसका आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है। एंड द ड्राफ्ट गेट रेडी इन 1.5 मंथ, ठीक है। 1.5 महीने में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी हो गया था, ठीक है। 1.5 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था वो रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ वाज 389। टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी? 389, आउट ऑफ विच 296 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। जो 93 थे वो कहाँ से थे? वो प्रिंसली स्टेट से थे। आउट ऑफ 296 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 292 वर फ्रॉम 11 प्रोविंसेस। जो 292 मेंबर्स थे जो थे वो 11 प्रोविंसेस से थे, ठीक है। ब्रिटिश के जो 11 प्रोविंसेस जो थे उसमें से थे। और बाकी जो 4 बच गए 296 में से जो 292 थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और जो 4 बच गए वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, 1 फ्रॉम ईच, ठीक है। 4 प्रोविंसेस थे जिसमें से एक जो था, एक बंदा एक में से था, ठीक है। सीट अलॉटेड इन प्रमोशन, सीट अलॉटेड इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो सीट्स थी वो किस तरह से थी? उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो थी वो सीट्स थी। और 1 मिलियन पीपल के ऊपर एक सीट थी। सीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 कम्युनिटीज। जो सीट्स थी वो 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई थी। कौन सी? मुस्लिम्स, सिख और जनरल। जनरल क्या थी? एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख। मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो बाकी थे वो क्या थी? वो जनरल के लिए थी। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है। हर एक कम्युनिटी का जो मेंबर था उसको उसी की कम्युनिटी के मेंबर्स ने सेलेक्ट किया था। और ये जो मेंबर्स थे वो पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे, ठीक है। पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे। तो फिर क्या होता है कि मीटिंग्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो पहली मीटिंग थी वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये सबसे सीनियर मेंबर होते हैं, ठीक है। सीनियर मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो इनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सेकंड मीटिंग कब होती है? सेकंड मीटिंग होती है 2 दिसंबर
सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को होती है। वहां पे राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रेसिडेंट बनाया जाता है इलेक्शंस करके। थर्ड मीटिंग कब होती है? 13 दिसंबर को। और थर्ड मीटिंग में नेहरू जी क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वह प्रपोज करते हैं। व्हाट वाज दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक आइडिया था जिस आइडिया के बेस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनने जा रहा था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक आइडिया था जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जा रहा था, जो कि पास हो जाता है 22 जनवरी, ठीक है, 1947 को पास हो जाता है। तो क्या बोला मैंने? द सीए हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी उसने बॉयकॉट की थी ये मीटिंग, ठीक है, और इंसिस्ट किया था कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। ठीक है, ये जो पहली मीटिंग थी ओनली अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सीनियर मेंबर्स होते हैं हमारी सीए के। लेटर उसके बाद दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नीचे जो दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, अगर आपको उनका नाम भी जानना है तो उनका नाम है, एक का नाम है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाची। ठीक है, वी.टी. कृष्णमाची, ये आप सर्च कर लेना, वी.टी. कृष्णमाची और एच.सी. मुखर्जी, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। और जब हमारी गवर्नमेंट बन जाती है 1950 के बाद इनको, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिया जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसके बाद एक लेक्चर और होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे, ये काफ़ी बड़ा हो गया। इसके बाद एक लेक्चर और होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।